है। गोल्ड ड्रैगन बॉम्ब को देखने जाने ही वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और खींचकर पीछे कर देता है। बिना कोई वजह बताए वो सख्त लहजे में गेल को ऑर्डर देता है कि वो विंटर को उसके कमरे में सिक्योर कर दे और जब तक वो खुद न कहे उसे बाहर नहीं आने देना है। वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता और उसका टोन इतना डरावना होता है कि सवाल पूछने की गुंजाइश ही नहीं बचती। गोल्ड ड्रैगन उसकी बात मान लेती है और विंटर को अपने साथ ले जाती है। अब अकेला बचने के बाद वो बॉम्ब के कमरे का दरवाजा खोलता है। अंदर उसे 4 अलग अलग एंटिटीज बॉम्ब के आसपास मंडराती हुई मिलती हैं। ये सब बॉम्ब की हालत देखकर बेहद गुस्से में हैं। उनका पहला रिएक्शन यही होता है कि वो गुस्से में यूजी से सवाल करें, क्या इसके लिए वही जिम्मेदार है? अब समझते हैं कि ये क्रिएचर्स आखिर हैं क्या। ड्रैगन्स के अपने सर्वेंट्स होते हैं जिनके जरिए वो मैजिक से कुछ मॉन्स्टर्स और इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं। बाद में इन्हीं सर्वेंट्स को वो लॉयल नाइट्स और स्लेव्स में बदल देते हैं ताकि वो उनके घर की रक्षा कर सकें। और ऐसे गार्डियंस के बीच भी कुछ एलीट बॉडीगार्ड होते हैं जो खास तौर पर हैचलिंग्स की सुरक्षा करते आ रहे होते हैं। हालात देखकर यूजी समझ जाता है कि बॉम्ब पर स्लीप मैजिक यूज किया गया है। तभी एक गार्डियन उस पर गरजता है और जवाब मांगता है, लेकिन यूजी को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसका मानना है कि कम से कम पहले इंट्रोडक्शन तो देना चाहिए। गार्डियन उसे मजाक में लेने की उसकी एटीट्यूड से भड़क जाता है। उसे लगता है कि इस तुच्छ इंसान को डर दिखाना जरूरी है क्योंकि सवाल पूछने का हक सिर्फ ताकतवरों को होता है। वो डार्क क्लैरिटी नाम की मूव यूज करता है और एक ही पल में यूजी को एक बैरियर में बंद कर देता है। सिर्फ एक नजर में ही यूजी समझ जाता है कि उन्होंने पहले से ही एक सॉलिड हाई लेवल प्रोटेक्शन बैरियर लगाया हुआ है। गार्जियन आखिरी चेतावनी देता है और दोबारा पूछता है, इस इंसान ने ग्रीन ड्रैगन के साथ क्या किया है? यूजी बिल्कुल शांत रहते हुए जवाब देता है। वो बताता है कि ब्लू ड्रैगन की हैचिंग हुई है और उसी वजह से बॉम्ब ने मैजिक ट्रांसफरेंस प्रोसेस में अपनी खुद की एनर्जी खर्च कर दी। ये सुनकर गार्जियन संतुष्ट हो जाता है। इसके बाद वो इंसान की पहचान पूछता है। यूजी तंज भरे लहजे में खुद को गार्जियन कहता है, जो असली गार्जियंस के सामने एक आयरॉनिक जोक जैसा लगता है। वो लोग शक करते हैं कि क्या ये इंसान सच में उनकी रक्षा करने के काबिल भी है, जिस पर यूजी बिना हिचक साफ तौर पर कंफर्म कर देता है। उसका बस एक ही सवाल होता है, ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पहुंचे कैसे और क्यों? उसकी जानकारी के मुताबिक इन्हें तो किसी डायमेंशन में फंसा होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही गार्जियंस को एहसास होता है कि ये इंसान किसी भी आम ह्यूमन से कहीं ज्यादा खतरनाक है, वो तुरंत लड़ाई के लिए अपने हथियार उठा लेते हैं। वो खुद को गार्जियंस बताते हैं, कॉजेलिटी के इतिहास को संभालने वाले कीपर्स। उन्हें पता है कि फिलहाल यूजी बच्चों की देखभाल कर रहा है, लेकिन उनकी नजर में यूजी को मार देना चाहिए क्योंकि भविष्य में वो जरूर मुसीबत खड़ी करेगा। हमारा लड़का उन्हें शांति से बात करने का मौका देता है, लेकिन वो पहले से ही चारों दिशाओं से उस पर टूट पड़ते हैं। एक गार्जियन उस पर वार करता है, लेकिन वो फुर्ती से उसे डॉज कर लेता है। गार्जियन को यकीन ही नहीं होता कि एक मामूली इंसान उसकी सोर्ड ऑफ स्टैलियन को इतनी आसानी से रोक सकता है। अगले ही पल यूजी पलटकर अटैक करता है। सिर्फ एक ही वार में वो गार्जियन जमीन पर गिर जाता है। उसके लिए ये बेहद शर्मनाक हार होती है। दूसरा गार्जियन दावा करता है कि वो इस इंसान को खत्म कर देगा, लेकिन जो पहले वार झेल चुका था वो उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये इंसान उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है और चाहे वो कुछ भी कर लें, हार उन्हीं की होगी। कुछ ही देर बाद हमारा लड़का सारे गार्जियंस को हरा देता है। अब मेन गार्जियन को समझ आने लगता है। उसे पहले से ही इस इंसान के बारे में कुछ अजीब लगा था। एक ऐसा शख्स जो यंग ड्रैगन्स के साथ रहते हुए भी उन सब पर नजर रखे हुए था। जब उसके मन में शक पैदा हुआ था तभी उसे सच्चाई समझ जानी चाहिए थी। कुछ ही देर में उसे समझ आ जाता है कि ये इंसान कोई साधारण अस्तित्व नहीं है, बल्कि एक ट्रांसेंडेंट बीइंग है जिससे उलझना किसी के बस की बात नहीं। हमारा लड़का गार्जियन के ऊपर खड़ा होकर उसे याद दिलाता है कि अगर वो लोग चाहें तो पहले आराम से बात भी कर सकते थे। फिर वो पूछता है कि जब डायमेंशन में प्रॉब्लम आ गई थी तो ये सब जिंदा यहाँ तक पहुंचे कैसे? गार्जियन सच बताता है। उसका कहना होता है कि ये सब डायमेंशन में आए एक ट्विस्ट की वजह से हुआ। उनके लॉर्ड ने एक डायमेंशन खोली थी जो नेस्ट को इस दुनिया से जोड़ती थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उसी दौरान डायमेंशन मुड़ गई और वो सब डायमेंशनल बाउंड्री से बाहर फेंक दिए गए। वो आगे बताता है कि उसे खुद भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन उनके लॉर्ड ने कभी होराइजन ऑफ प्रोविडेंस नाम की किसी चीज का जिक्र किया था। इतना जरूर है कि डायमेंशन में आने वाला ये ट्विस्ट उसी होराइजन ऑफ प्रोविडेंस से निकली ताकत की वजह से हुआ और उसके असर से बाकी डायमेंशंस भी उसके आसपास मुड़ने लगी।
ये सब सुनकर हमारा लड़का काफी कंफ्यूज हो जाता है। पिछली किसी भी रिग्रेशन में उसने ऐसा कुछ नहीं सुना था, न ही ये कॉन्सेप्ट्स कभी सामने आए थे। लेकिन अब सोचने पर उसे एहसास होता है कि ये साइकिल वाकई पिछले सारे साइकिल से अलग है। ऊपर से ये पहली बार है जब ग्रीन ड्रैगन के गार्जियंस उसे ढूंढते हुए सामने आए हैं। वो फिर पूछता है कि आखिर होराइजन ऑफ प्रोविडेंस का इनके यहाँ तक पहुँचने से क्या लेना देना है। क्या उसी कॉन्सेप्ट ने इनकी मदद की? जवाब में वो बताता है कि उस कॉन्सेप्ट से परे मौजूद किसी विल ने उन्हें एक खास दिशा दिखाई, और जब उन्होंने बाकी गार्जियंस के साथ उस रास्ते को फॉलो किया तभी वो उस जगह तक पहुंच पाए जहां हैचलिंग्स मौजूद थे। इसके बाद हमारा लड़का गार्जियन को सीधा उसकी आंखों में देखने को कहता है और अपनी स्किल स्केल्स ऑफ बैलेंस आई यूज करता है। ये स्किल बता देती है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। नतीजा साफ होता है, वो सच ही कह रहा था। ये जानकर उसे थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि वो अब तक हर उस चीज से निपट चुका है जो दुनिया के लिए खतरा बन सकती थी। उसने डायमेंशंस को कई बार खुद चेक किया था और इसी वजह से उसे ये सोचकर चिंता हो रही थी कि अब अचानक कोई अनजान फैक्टर कैसे सामने आ रहा है। गार्जियन फिर से होराइजन से परे वाली उस विल का जिक्र करता है। उसका टोन काफी असंतुष्ट लगता है, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास ग्रीन ड्रैगन की पावर से बना हुआ एक कोर है। अचानक हमारा लड़का उसका आर्मर खोलता है और वहाँ ग्रैंड क्लॉक को देखता है ये घड़ी टाइम के ट्विस्टेड फ्लो को पहचानती है और एक तरह की अथॉरिटी मानी जाती है। वो उसे अपने हाथ में लेकर सोचता है कि ये घड़ी हमेशा शांत रही है, सिवाय उन पलों के जब उसने रिग्रेस किया था, लेकिन अब ये खुद दखल देने लगी है। फिलहाल वो इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता सिवाय इंतजार करने के। गार्जियन पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इस पर हमारा लड़का कहता है कि जब वो पहले से ही सारे ड्रैगन्स पर नजर रख रहा है तो उसके पास उसके लिए कोई खास काम नहीं है, इसलिए वो उन्हें जाने देता है। बस शर्त ये है कि वो कोई मुसीबत न खड़ी करें। जब वो लोग जाने लगते हैं तभी एक गार्जियन कहता है कि वो जा नहीं सकता। जवाब में हमारे लड़के का एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। वो कितनी भी कोशिश कर ले उसे भेजने की, लेकिन उसका जवाब नहीं बदलता। वो जाने से इनकार करता रहता है। उसके साथ ही हमारे लड़के से कहते हैं कि ये आदमी बेवकूफ है, जिसे आज़ादी सामने रख दी जाए तब भी वो उसे स्वीकार नहीं कर सकता। हमारा लड़का उसे ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि ये इंसान गार्जियन बनने के लायक है। वो अपनी तलवार उठाता है और उस एक को छोड़कर बाकी सारे गार्जियंस को मार देता है जिसने जाने से इनकार किया था। वो गार्जियन हैरान होकर पूछता है कि क्या हीरो उनकी परीक्षा ले रहा था। इस पर हमारा लड़का सीधा जवाब देता है कि नहीं, उसे बस ये इंसान थोड़ा अलग लगा था। आखिर कोई ग्रीन ड्रैगन्स की इतनी हद तक रक्षा क्यों करना चाहेगा? गार्जियन जवाब देता है कि उसकी ग्रीन ड्रैगन्स के प्रति लॉयल्टी कभी खत्म नहीं हुई। जब हमारा लड़का समझाने की कोशिश करता है कि अब वो खुद ग्रीन ड्रैगन्स की देखभाल करेगा तो भी गार्जियन सुनने से इनकार कर देता है। आखिरकार हमारा लड़का उसे एक ऐसा रोल दे देता है जिसे वो अभी स्वीकार कर सकता है, क्योंकि फिलहाल वो गार्जियन बनने जितना मजबूत नहीं है। इसके बाद वो लड़कियों से उस जेनिटर का इंट्रोडक्शन करवाता है जिसे उसने अभी अभी हायर किया है। जेनिटर बर्तन धोते हुए भी अपना समय एंजॉय कर रहा होता है। जब उसे ये काम सौंपा गया था तो वो काफी कंफ्यूज था, क्योंकि जेनिटर बनना ड्रैगन्स की रक्षा करने से दूर दूर तक जुड़ा नहीं लगता। इसी वजह से उसके लिए इस रोल को समझ पाना आसान नहीं था। उसे साफ साफ बता दिया गया था कि यूजी अकेले ही ड्रैगन्स की रक्षा करने के लिए काफी ताकतवर है। उसे तो साफ साफ बताया गया था कि ये इतना पावरफुल और स्ट्रांग है कि अकेला ही सारे ड्रैगन्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, और उसने एक्स्ट्रा मेहनत करके उसे जेनिटर की जॉब तक दिलवा दी। अब अगर वो ठीक से वर्क नहीं करेगा तो वो पक्का कर देगा कि उसकी जिंदगी खत्म। अब ये गरीब जेनिटर सोच सोच के परेशान हो रहा है कि आखिर वो डिशर वॉशर कैसे बन गया। जैसे ही वो उदास मन से डिशेस धो रहा होता है, अचानक यूबॉम पॉप अप करती है और प्यारी आवाज में पूछती है, क्या तुम वही अस्कालिफा के गार्जियन हो? उसे देख के तो वो एकदम सरप्राइज्ड और खुश हो जाता है, क्योंकि पहले वो बहुत बीमार थी, पर वो मुस्कुरा के बोलती है अब वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो शर्माते हुए कहती है कि एप्रन तुम पर कितना अच्छा लग रहा है और मुझे तुम्हारे साथ वर्क करने का बहुत एक्साइटमेंट है। बस ये सुन के तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसके ये स्वीट और काइंड वर्ड्स सुन के अंदर से इतनी मोटिवेशन आ जाती है कि अब वो कुछ भी करेगा, चाहे झाड़ू लगानी पड़े, टॉयलेट्स क्लीन करने पड़े, बस यूबॉम को घर में कोई वर्क ना करना पड़े, वो उसकी पूरी केयर करेगा। वो गलती से अपने हाथ में पकड़ा हुआ डिश तोड़ देता है और पता चलता है कि वो काफी महंगा था। दूसरी तरफ विंटर गोल्ड और बॉम्ब की हेल्प से तैयार हो रही है।
दोनों को उसके कपड़े बहुत क्यूट लग रहे हैं और छोटी बच्ची को भी इतना पसंद आया कि कपड़े पहनते ही वो मुस्कुराना बंद ही नहीं कर रही। गोल्ड जेनिटर की तरफ मुड़कर पूछती है कि उसे विंटर पर कौन से कपड़े सबसे अच्छे लग रहे हैं। फर्श पोछा लगाते हुए जेनिटर कहता है कि सारे ही अच्छे लग रहे हैं, सब विंटर पर परफेक्ट सूट कर रहे हैं। यूजी सोफे पर बैठा ये सब चुपचाप देख रहा होता है। तभी उसकी नजर गोल्ड पर थोड़ी देर के लिए टिक जाती है। वो देखता है कि उसकी उंगलियां लाल पड़ी हुई हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो अब भी गिटार बजा रही है। ये देखकर वो थोड़ा चिंता करने लग जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें गिटार बजाने दे मना किया था ना। गोल्ड अपने हाथ छुपाने की कोशिश करती है। वो समझाने लगती है कि वो बस फ्री टाइम में ही गिटार बजाती है। युबॉम्ब बीच में आकर माहौल शांत करने की कोशिश करती है और यूजी से कहती है कि उस पर इतना सख्त ना हो। यूजी बोलता है कि उसका मतलब सख्ती से नहीं था। फिर टॉपिक चेंज करता है और कहता है कि यूरिम को काफी टाइम से देखा नहीं, क्या वो अभी भी अपने रूम में ड्रामा देख रही है। जेनिटर बताता है कि वो उसके रूम की सफाई करने गया था लेकिन उसे भगा दिया गया। उसे थोड़ी चिंता हो रही है क्योंकि वो ज्यादा ग्रेट नहीं लग रही थी। हो सकता है कि उसने बिल्कुल सोया ही ना हो। इसलिए यूजी डिसाइड करता है कि उससे मिलने जाएगा। उसके रूम में जब वो विजिट करता है, यूरियम सोचती है कि वो क्यों आया, क्या चेक करने कि वो जिंदा है या नहीं। वो टीवी की तरफ देखता है और देखता है कि वो कोई शो देख रही है और वो पूछती है कि क्या उसने ये शो पहले देखा है। वो मना करता है। वो उसे बताती कि इस शो के 7 सीजन्स हैं। स्टोरी लाइन तो एकदम क्रैपी है और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी भी बिल्कुल नहीं है। वो सिंपली बोलता है कि बस ये शो देखना बंद करो और बाहर आओ क्योंकि उसे कुछ बताना है। जब वो बाहर आती है तो वो बोलता है कि आज हम घर का डीप क्लीन करने वाले हैं, जिससे तीनों लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि अचानक ये डिसीजन क्यों लिया। वो एक्सप्लेन करता है कि भले तुम सब ह्यूमंस नहीं हो लेकिन अर्थ पर रहते हुए ह्यूमंस की तरह ही जीना पड़ेगा। स्पेशली यूरियम और गेल की तरफ पॉइंट करके, क्योंकि वो दोनों सबसे ज्यादा गंदा रूम रखती हैं। ये सुन के ग्यूल उस पर चिल्लाती है कि तुमने बिना परमिशन उसके रूम में एंटर क्यों किया, क्योंकि उसकी मदर ने बताया था कि ड्रैगन्स दूसरे ड्रैगन के लेयर में बिना परमिशन नहीं घुस सकते। वो मॉक करता हुआ बोलता है कि उसकी मदर को ये भी सिखाना चाहिए था कि रूम कैसे क्लीन करते हैं, और वो एकदम अनॉयड हो जाती है। फिर वो उनसे बोलता है कि लिविंग रूम और किचन की टेंशन मत लो, अभी के लिए सिर्फ अपने अपने रूम्स क्लीन करो। योराम को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जेनिटर तो है ही, इसीलिए तो वो लोग क्यों क्लीन करें। ये बोलते हुए वो नाक से एक बो निकालती है। गोल्ड उसे देखते ही पूरी तरह घिन से भर जाती है और योराम उस बो को गोल्ड पर चिपका के चलती बनती है, बोलती हुई कि गोल्ड को अपना रूम क्लीन करना चाहिए अगर उसे ऐसे डर्टी स्टफ से इतनी नफरत है। बाहर निकलते हुए वो जेनिटर से बोलती है कि उसका रूम क्लीन कर देना और वो जिम जा रही है, वापस आएगी तो इंस्पेक्शन करेगी। युबॉम्ब उठती है डिनर के लिए ग्रोसरीज लेने क्योंकि उसने अपना रूम तो कल ही क्लीन कर लिया था। यूजी थोड़ा वरिड हो जाता है सोचते हुए कि युबॉम्ब जो डिनर बनाएगी वो इस बार कैसा होगा। बेचारा अभी तक उस ब्रेकफास्ट ट्रॉमा से बाहर नहीं आया है। युबॉम्ब उससे पूछती है कि कोई स्पेसिफिक डिश चाहिए क्या, लेकिन वो सिंपली बोलता है कि अच्छे से जाना ग्रोसरी स्टोर तक। इधर जेनिटर योराम के रूम में घुसता है और वो तो पूरा बड़ा मेस है। वो सोचता है कि नाक ना होने के बावजूद उसे कैसे ये अजीब स्मेल आ रही है, जैसे डेमन वर्ल्ड वाली, लेकिन उससे भी वर्स्ट। वो सिगरेट्स का एक स्टैश उठाता है और रियलाइज करता है कि यही वजह है कि वो पहले ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी और शायद वो सिगरेट्स से अपनी पॉइजन रेसिस्टेंस ट्रेन करने की कोशिश कर रही है। ट्रैश पिक करते हुए मैक्सिम आ जाता है और बोलता है कि कैंस और प्लास्टिक को अलग अलग सॉर्ट करके ही डिस्पोज करना पड़ता है। मैक्सिम सोचता है कि क्या जेनिटर को क्लीनिंग के बेसिक्स भी नहीं पता, क्वेश्चन करता हुआ कि क्या अस्कालिफा में रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्या। ये बात सुन के जेनिटर को लगता है कि इस बंदे से डेमन वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है। सोचता है कहीं ये क्लोन तो नहीं। मैक्सिम सख्ती से बोलता है कि जल्दी करो यार। अचानक यूजी आ जाता है और पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। मैक्सिम मुड़ के उसे बताता है कि जेनिटर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा था तो वो गाइड कर रहा था। कोट वाला ये गाय मैक्सिम है डेमन वर्ल्ड से, जो आदतन पावरलेस लोगों को ह्यूमिलेट करता है। यूजी फिर दोनों को बोलता है कि साथ में क्लीनिंग करो क्योंकि जेनिटर अकेला इतना मुश्किल काम हैंडल नहीं कर पाएगा। इधर लड़कियां अपने रूम साफ कर रही हैं। जब वो खत्म कर लेती हैं, मैक्सिम को मॉस्को रशिया का नक्शा दिया जाता है और बोला जाता है कि वहां जाओ क्योंकि एक डेमोनिक ह्यूमन ग्रुप नाम इनविजिबिलिटी वहां ट्रांसेंडेंट टाइप डेमोनिक ह्यूमन पर रिसर्च कर रहा है। उसे कहा जाता है कि 1 हफ्ते में अपना काम खत्म करो और फिर रशिया निकलो। वहां पहुंच के कमांडर लेवल ट्रांसेंडेंट डेमोनिक ह्यूमन नाम प्रोटोटाइप एक्स को ढूंढना है और मैक्सिम इस फैसले से सहमत हो जाता है।
ठीक तभी यूबॉम घर वापस आती है ढेर सारी शॉपिंग बैग्स लेकर, क्योंकि उसे इतने सारे लोगों को खाना खिलाना है और ढेर सारा खाना बनाना है। जब मैक्सिम यूबॉम के आने पर जाने लगता है, यूजी उसे रोकता है बोल के कि पहले उसके साथ कपड़े बदलने हैं। थोड़ी देर बाद खाना रेडी हो जाता है और लड़कियां उसे खूब एंजॉय कर रही हैं। गोल्डविच करती है कि जेनिटर भी उनके साथ खा सकता, लेकिन यूरिन बोलती है कि उसके पास तो मुंह ही नहीं है खाने के लिए। उधर मैक्सिम उस खाने को देख के डर रहा है जो उसके सामने सर्व किया गया है, ये सोचते हुए कि मास्टर अपने मुझे इस चीज को खिलाने के लिए रोका था। इसी बीच सीन कट होकर मैक्सिम पर जाता है। उसके चारों तरफ जमीन पर कई लाशें पड़ी होती हैं। सबको बुरी तरह पीट पीट कर मार दिया गया है। दीवार से हाथों के बल टांगा गया एक आदमी उस पर चिल्ला रहा होता है, उसे गालियां दे रहा होता है। वो चिल्लाकर कहता है कि अगर उसे पता होता कि उसके पीछे कौन खड़ा है तो वो अब भी घुटनों पर भीख मांग रहा होता। मैक्सिम बिना किसी भाव के उसकी तरफ देखता है और अगले ही पल उसके दोनों हाथ काट देता है। वो उसको अच्छी तरह जानता है और ब्लू ड्रैगन स्कूल के उस हरामी प्रोफेसर वोन के बारे में बात करता है, या यूं कहें कि इनविजिबिलिटी वाले डेमोनिक ह्यूमन के बारे में। वो उससे पूछता है कि भोसड़ी के, वो कुछ प्लॉट तो नहीं कर रहा ना? अगर हाँ तो बता उसका गंदा प्लान क्या है। वो ये भी बोलता है कि तेरी झूठी बातें मुझ पर काम नहीं करेंगी, इसलिए अभी सच बोल दे, क्योंकि मैं अपना स्किल यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है स्केल्स ऑफ बैलेंस आई। वो आदमी बोलना शुरू करता है कि भाई मुझे ज्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन 3 महीने में अगर वो सफल हो गया तो वो भी चुना जा सकता हूँ। मैक्सिम समझ नहीं पाता और सोचता है कि साला ये सीड्स की बात कर रहा है क्या। सीड्स वो नाम है जो वो इनविजिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के 4 चुने हुए डेमोनिक ह्यूमंस को देते हैं। आमतौर पर डेमोनिक ह्यूमंस डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स में काम करते हैं, लेकिन जो सीट्स तक पहुंच जाते हैं वो अपनी खुद की लीजन रख सकते हैं। वो पावर हासिल कर लेते हैं जो डिजास्टर लेवल के बराबर होती है, जो डेमोनिक ह्यूमंस में सबसे हाई रैंक है। मैक्सिम को ये बड़ा स्ट्रेंज लगता है, क्योंकि पिछली साइकिल्स में वन कभी सीट्स में आने की इच्छा नहीं रखता था और इस टाइम में उसके पास कुछ प्लान करने की स्ट्रेंथ भी नहीं होनी चाहिए। तभी उसकी नजर ग्रैंड क्लॉक पर जाती है। वो दिखा रही होती है कि होराइजन ऑफ प्रोविडेंस के पार से भेजी गई मैलिस किस दिशा में बह रही है और उसका टारगेट कौन है। घड़ी साफ तौर पर एक ऐसे अस्तित्व को ढूंढ रही होती है जो वर्ल्ड की टाइमलाइन से भटक चुका है, और वो टारगेट है डेमोनिक ह्यूमन। वाओ, कहीं ना कहीं वर्ल्ड टाइमलाइन के बाहर मौजूद कोई ऐसा अस्तित्व है जो रिग्रेशन से नाखुश है और उसी ने दखल दिया है। वन अब पिछले रन्स के बेहतरीन एलिमेंट्स के साथ मौजूद है और बार बार होने वाली रिग्रेशंस के फ्लो से बाहर निकल चुका है। उसी पल उसे एहसास होता है कि ये अथॉरिटी उससे जुड़ी हर चीज में रिमोटली दखल दे सकती है। पहले इसका फोकस गार्जियंस पर था और अब टारगेट वुआन बन चुका है। इधर कटे हुए हाथों वाला आदमी घबराकर बोल पड़ता है। वो कहता है कि अगर उसे जिंदा छोड़ दिया गया तो वो और भी जानकारी दे सकता है। उसके घर पर उसकी बीमार माँ इंतजार कर रही है। वो गिड़गिड़ाता है कि वो कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। अगले ही पल मैक्सिम उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। मैक्सिम अपनी आंखों की तरफ इशारा करते हुए ठंडे लहजे में कहता है कि उसके झूठ वैसे भी काम नहीं आते, और सच तो ये है कि अगर वो सच बोल भी रहा होता तो भी उसका मरना तय था। फिर वो उंगलियां चटकाता है और पूरा इलाका तबाही में डूब जाता है। सीन वापस हमारे मेन बंदे पर आता है। वो बाहर चलते हुए सोच रहा होता है कि अगर वुआन का प्लान उसे सीट्स तक पहुंचाने वाला है तो उसका स्केल काफी बड़ा होना चाहिए। यही सोच उसे इस नतीजे पर ले जाती है कि मामला शायद लेयर से जुड़ा हुआ है। उसे याद आता है कि वुआन ने यूरूम से एंड ऑफ ईयर इवेंट को लेकर क्या कहा था। तभी उसे एहसास होता है कि ये सब उसी प्लान का हिस्सा होना चाहिए। तभी उसका ध्यान एक और तरफ जाता है। एक औरत विंटर के पास रुकती है, बच्चे को देखकर कहती है कि वो कितनी क्यूट है और उसने अपनी जिंदगी में इतना प्यारा बेबी कभी नहीं देखा। देखते ही देखते दो औरतें उस छोटी लड़की पर फिदा हो जाती हैं। हमारा लड़का तुरंत बीच में आता है और सख्त आवाज में पूछता है कि क्या उनका बच्चे से कोई लेना देना है। उसका टोन सुनते ही दोनों औरतें डर जाती हैं। इसके बाद वो यूबॉम के पास जाकर बैठता है। यूबॉम हैरानी से पूछती है कि उसने उसे पूरे दिन क्यों नहीं देखा और वो कहाँ था। वो शांति से जवाब देता है कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने थे। फिर वो उससे पूछता है कि वो यहाँ बेबी के साथ क्या कर रही थी। वो मान लेती है कि बीमार रहने की वजह से वो उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई। ऊपर से अब स्कूल भी शुरू होने वाला है तो आगे चलकर टाइम और भी कम मिलने वाला है।
कुछ पल की चुप्पी के बाद युबॉम धीरे से कहती है कि इस तरह पार्क में बैठे हुए वो लोग बिल्कुल एक फैमिली जैसे लग रहे हैं। ये बात उसे थोड़ा चौंका देती है। वो आगे बोलती है कि विंटर बिल्कुल उसकी बेटी जैसी लगती है और वो खुद माँ जैसी। मतलब बाहर से देखने पर वो दोनों कपल लगते हैं। ये सुनकर दोनों चुप रह जाते हैं। फिर युबॉम हल्की सी हंसी हंसती है और कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी, उसे इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो बात को टालते हुए कह देता है कि अगर वो ऐसे अजीब बिहेव करने लगी तो बेहतर है कि वो लोग घर ही चलें। इसके बाद वो विंटर को गोद में लेकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। स्कूल शुरू हो चुका है और लड़कियां साथ में क्लास लेने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। युबॉम ने सुपर ह्यूमन स्टडीज, लिटरेचर, मैजिक स्टडीज और सोशियोलॉजी लेने का फैसला किया है। तभी वो नोटिस करती है कि गोल्ड के मुंह में हमेशा टोस्ट का एक पीस क्यों रहता है, जबकि वो घर पर नाश्ता करके आई होती है। इस पर गोल्ड बताती है कि उसकी माँ ने उससे कहा था, अगर कोई लड़की मुंह में टोस्ट दबाकर किसी से टकरा जाए तो वही इंसान उसका डेस्टिन्ड पार्टनर बनता है और इसी तरह वो एक दिन अपने पार्टनर से मिलेगी। अचानक वो सीधे योरम से टकरा जाती है। योरम तुरंत गोल्ड को चिढ़ाने लगती है कि अब तो वही उसकी डेस्टिनी पार्टनर है। ये सुनते ही गोल्ड रोने लगती है क्योंकि वो साफ साफ कह देती है कि वो नो होमो है। योरम मजाक उड़ाते हुए फ्लर्ट करने लगती है। वो कहती है कि उसने कुछ अमेरिकन ड्रामा देखे हैं जहां लड़कियां आपस में तरह तरह की चीजें करती हैं और बोलते बोलते गोल्ड का टोस्ट भी छीन लेती है। फिर योरम सोचते हुए पूछती है कि यूजी कहाँ है। आखिर उसने तो वादा किया था कि वो उनकी क्लास ऑब्जर्वेशन के लिए आएगा। युबॉम साफ कर देती है कि वो बस एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस गया है कुछ जरूरी चीजें चेक करने के लिए। ये सुनते ही योरम तुरंत बोल पड़ती है कि वो वैसे भी ज्यादातर घर पर नहीं रहता और तभी उसके दिमाग में शक आ जाता है, कहीं वो किसी लड़की से मिल तो नहीं रहा। ये सोचते ही वो ड्रामेटिक अंदाज में बॉम्ब की आत्मा ही चूस लेती है। आगे बढ़ते हुए उनकी नज़र कुछ ऐसे लोगों पर पड़ती है जो रिपोर्टर्स जैसे लग रहे होते हैं। शायद वो किसी नोटेबल फ्रेशमैन की खबर लेने आए हैं। जैसे ही रिपोर्टर्स लड़कियों को एंटर करते देखते हैं वो तुरंत उनकी तरफ घूम जाते हैं।